और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ब्रिज के पास सलाम इलाके और बेला बस स्टैंड पहुंचे, तो वहीं 19 जुलाई को आई बाढ़ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। यहां सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनी। बाद में सीएम ने डाक बंगला राजौरी में जिला प्रशासन के साथ एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत, पुनर्वास और रेस्टोरेशन के काम में तेजी लाने का निर्देश दिए और बाढ़ मैनेजमेंट और रिकवरी उपायों के बारे में जरूरी निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है और जिला प्रशासन को राहत और पुनर्वास के उपाय प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। थी कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। इस जिले में 4 कीमती जानें गईं, उसका हमें बेहद अफसोस है। लेकिन अगर इंतजामिया की तरफ से वो तमाम इकदामात नहीं उठाए गए होते जो रातों रात डीसी साहब और एसएसपी साहब ने उठाए थे ऑनरेबल एमएलए साहिबान के साथ, शायद ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता। फिर हम रिकवरी पे आए कि जो लोग लापता हैं उनको हम ढूंढ के निकालें। अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। जहां जहां नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। टेम्पररी रेस्टोरेशन, उसके बाद परमानेंट। बिजली के सप्लाई को लगभग 100% रिस्टोर किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद यहाँ आए और उन्होंने उन तमाम स्पॉट्स का दौरा किया। सबसे पहले सुबह डीसी ऑफिस में गए क्योंकि मिनी सेक्रेटरीट का मसला जो था काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा था। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि 19 डिस्ट्रिक्ट में मिनी सेक्रेटरीट बन चुका है, सिर्फ राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जिसका मिनी सेक्रेटरीट इनकम्प्लीट है। तो चीफ मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने मीटिंग में भी मैंने उस इशू को रेज किया और उन्होंने इस बात को एग्री किया और जो हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है मिनी सेक्रेटरीट की, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने एग्री हुए। पहले दिन से ही वो इसके साथ जुड़े हुए थे और डेली बेसिस के ऊपर वो जो है वो इसके ऊपर रिव्यू मीटिंग्स भी ले रहे थे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में रहे। और आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई, हम सभी लेजिस्लेचर ने भी कहा कि भाई टाइमली जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर लिया गया, जो रेड अलर्ट था, और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके मुझे भेजो। हमारे जो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट थी कि पानी के रेस्टोरेशन के लिए, तो उसके लिए मैंने एक सजेस्ट किया है कि भाई हैंड पंप्स वगैरह लगाए जाएं ताकि हम लोगों को पानी मिल सके। फिर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और बाढ़ के कारण जहां पर नुकसानात हुए थे उन तमाम जगहों का भी दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने जिला इंतजामिया के साथ भी एक मीटिंग ली और साथ ही साथ उन जगहों पर पहुंचे जहां पर बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ था। इस वक्त मैं बेला कॉलोनी में मौजूद हूं। ये बेला का बस स्टैंड है जहां पर 19 तारीख को आए बाढ़ में भारी नुकसान का सामना लोगों को करना पड़ा। कहीं गाड़ियां यहाँ बह गई, बड़े मकान जहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। 4 कीमती जानें भी यहाँ पर ज़ाया हो गई थी। इसी एरिया में उमर अब्दुल्ला पहुंचे और इन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस एरिया के साथ साथ उन्होंने दूसरे तमाम एरिया का भी दौरा किया जहाँ बाढ़ के कारण लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द किसी बड़े पैकेज को भी रिलीज़ किया जाएगा। लोगों ने कहा कि एक बड़े पैकेज की यहाँ ज़रूरत है क्योंकि भारी नुकसान राजौरी में बारिशों और बाढ़ के कारण लोगों का हुआ है। और लोगों ने उम्मीद जताई कि उमर अब्दुल्ला के इस दौरे के बाद किसी बड़े पैकेज का ऐलान होगा और उनके जख्मों पर मरहम लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और राजौरी में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान विधायक ने पीड़ितों के लिए राहत और उनके पुनर्वास पर जोर दिया। बैठक के दौरान विधायक ने मिनी सचिवालय परियोजना के लिए भी तुरंत धनराशि जारी करने की मांग की। उनका कहना था कि मौजूदा जिला प्रशासनिक परिसर सुरक्षित नहीं है और जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए मिनी सचिवालय का निर्माण बेहद जरूरी है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के लश्कर तैयबा के एक वांटेड आतंकवादी का पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया गया है। पोस्टर में आतंकवादी लतीफ भट्ट की तस्वीर और उसका पूरा विवरण जारी किया गया है।
पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले भरोसेमंद जानकारी देने वाले के लिए 15 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस के मुताबिक लतीफ भट्ट अनंतनाग में एक पुलिस कांस्टेबल और कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या के मामले में वांटेड है। हम इस श्रीनगर में मौजूद है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने वांटेड टेररिस्ट का जो पोस्टर है ये चस्पा किया है और इस पर कैश रिवार्ड रखा है और किसी भी शख्स जो भी इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा उसको ये कैश रिवार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें इसका जो नाम है लतीफ भट्ट है, जो पहले अनंतनाग जो आतंकी हमला है उसमें मुलवस था, उसके बाद जो कुलगाम में आतंकी हमला हुआ था, ये जो लतीफ भट्ट है ये इन दोनों आतंकी हमलों में मुलवस था। और जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो अलर्ट पर है और तलाशी इस शख्स की है। ये जो मोहम्मद लतीफ भट्ट है इसकी तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको है। और बताया जा रहा है कि ये जो लतीफ भट्ट है जो आतंकी हमले हुए पहले अनंतनाग में उसके बाद कुलगाम में, उन हमलों में ये जो लतीफ भट्ट है ये मुलवस है। हालांकि पुलिस ने जो पोस्टर है इस पर पूरी इसकी तफसील दी है। इसका नाम मोहम्मद लतीफ भट्ट, इसके फादर का नाम मुश्ताक अहमद भट्ट, ये खरीवान चदर कुलगाम का रहने वाला है, इसकी एज 22 साल है और ये अभी लश्कर तैयबा जो बैनर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मुलवस है और पुलिस स्टेशन कुलगाम में जो है इसके खिलाफ FIR दर्ज है। हालांकि पुलिस ने लिखा है, पुलिस ने नंबरात भी यहाँ पर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ID और जो कॉलिंग नंबर है वो तक दिए हैं और यहाँ पर वाज़ह लिखा है जो भी शख्स इसके बारे में पुलिस को जानकारी देगा उसकी जो सूचना है या उसके जो वेयरअबाउट्स है उनको गुप्त रखा जाएगा, उनको राज रखा जाएगा और किसी भी तरह से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है किसी को पता नहीं चलेगी। कैश रिवार्ड रखा गया है और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को इसके बारे में कोई भी इत्तला हो तो जो दिए गए नंबरात है उन पर वो राब्ता कर सके और उसकी जो जानकारी है वो राज रखी जाएगी। अभाक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पुंछ जिले के मेंढर के मनकोट सेक्टर में सेना ने एक संभावित खतरे को समय रहते टाल दिया। चौकी सागरा इलाके में गुरुवार को 2 पुराने और जंग लगे मोर्टार शेल बरामद किए गए, जिन्हें सेना ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक दोनों मोर्टार शेल को नियंत्रित विस्फोट के जरिए निष्क्रिय किया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सेना की इस सतर्क कार्रवाई से इलाके में संभावित खतरे को पूरी तरह से टाल दिया गया। जनाब 21 तारीख को ये पास चली है तो आगे मकान भी आ गया, कुछ डैमेज हो गए, कुछ आगे और भी टूट फूट गए, तो रहने की जगह भी नहीं है, ना कोई टेंट है ना कुछ भी है। 2 टेंट देते छोटे छोटे इधर ऊपर जो जिन्होंने मकान पहला आया तो कोई राशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जरूरी सबसे जगह रहने के लिए जगह होनी चाहिए। तो नीचे वाले सर जो मकान है वो भी डैमेज हो गए हैं, इधर भी सब मकान खत्म हो गए सर, ना जमीन ना मकान ना वाटर टैंक कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। और हमारे मंत्री जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर साहब वो आए हैं आदि रोड में आके, इधर से हाईवे रोड पे आए, मतलब आके वापस चले गए हैं। अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया, ना हमारी हेल्प की है किसी ने और ना ही कोई मौके पे आया है। तो अब क्या आपकी मांग सर हमारी मांग यही है कि हमें रहने के लिए रिहायशी जगह दी जाए, महफूज जगह दी जाए। हमारे पास लाइट का निज़ाम नहीं है, वाटर का कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे हम। आके मैं मुतासरीन से भी मिला हूँ, मेरे सीनियर साथी नज़ीर साहब, सईद साहब, फैंसी जी और दूसरे हमारे जितने भी साथी थे, पहले भी उन्होंने यहाँ विजिट किया था लोकल इंतज़ामिया के साथ। लोकल इंतज़ामिया ने पूरी असेसमेंट कर ली है, यहाँ लोगों को टेम्परेरीली शिफ्ट भी कर दिया गया है और आज जो मेरे साथ डिपार्टमेंट्स थे उनको भी डायरेक्शन दे दी गई कि यहाँ का बिजली, पानी, इसकी रेस्टोरेशन हो। स्कूल जो डैमेज हो चुका है उसके लिए फ़िलहाल एक काम चलाने के लिए 10 लाख रुपया जो है मैंने CDF से यहाँ देने का अनाउंसमेंट की है और उसका भी डिपार्टमेंट को ये कहा है कि टेंडर लग जाएगा ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई ज़ाया ना हो। और बाकी भी जो इसका यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, स्लोप स्टेबलाइजेशन पे काम करना है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट्स को कह दिया है।
मैं इस समय मेंढर के दूर दराज इलाका सलूती में मौजूद हूं, जहां पिछले लगातार 17 दिनों से यहां पर लैंड सिंकिंग हो रहा है और लैंड सिंकिंग की जद में आने से 3 मकानात और एक स्कूल पूरी तरह से जो है तबाह हो गए हैं, जबकि 15 से ज़्यादा मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यहाँ पर जो लोग जो जितने भी घर यहाँ इसकी जद में आ रहे थे, इस लैंड सिंकिंग की जद में आ रहे थे, तो उन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि यहाँ पर लोगों की ज़मीनें जो हैं वो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और जो पेड़ हैं वो पूरी तरह जो है वो सारे यहाँ पर टूट चुके हैं। और यहाँ पर लोगों को आज भी जो है लोगों को तरह तरह की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ही बिजली है ना ही पानी की सहूलियात यहाँ पर मैसर की गई है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, जबड़ा, मेंढर। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के जाने माने डॉक्टर नीरज शर्मा ने पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय झंडे के कथित अपमान को लेकर एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। डॉक्टर शर्मा ने आरोप लगाया कि हाल ही में एक प्रोटेस्ट के दौरान महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा उल्टा पकड़ा था। उन्होंने दावा किया कि यह काम जानबूझकर किया गया लगता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह पाकिस्तान के पक्ष में सोच को दिखाता है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से इस घटना की निंदा करने और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की गई है और जिन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की है वो पेशे से डॉक्टर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर नीरज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह थी कंप्लेंट रजिस्टर करने के पीछे? देखो, ऐसा है, 4 अगस्त 2026 रात को 9 बजे से लेके आगे 11-12 बजे तक इंटरनेशनल, नेशनल, सोशल, डिजिटल सारे मीडिया पे एक तस्वीर वीडियो चल रहा है जिसमें हमारी माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो हैं, उन्होंने अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर रियासत का झंडा तो सीधा पकड़ा है और लेफ़्ट हैंड में पकड़ा है उन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा, जो हमारा मान सम्मान गौरव सिर का मुकुट है, उसको उन्होंने उल्टा पकड़ा हुआ था। कोई 1 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं, लगातार जितनी देर उनकी प्रोटेस्ट चली है उस पर उन्होंने ऐसे पकड़ा था। माननीय महबूबा मुफ्ती जी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, मल्टीपल टाइम्स मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, मेंबर लेजिस्लेचर असेंबली रही हैं। अगर ऐसा माननीय व्यक्ति अगर वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का तिरस्कार करेगा, उसका अपमान करेगा, तो उसके लिए कानून को तो संज्ञान लेना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कोई भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनमें से कोई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनमें से कोई भी आगे नहीं आया। तो हमें मजबूर होकर फिर शाम को कोई अराउंड 3 PM हमें ये एक फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो फाइल करनी पड़ी। और कटंगा पुलिस थाने में आपने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, क्या कुछ उसमें मैंने लिखा है? जो ये प्रिवेंशन ऑफ डिसऑनर टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट है 1971, उसकी सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 4 का जो लास्ट सब सेक्शन L है वो कहता है इंटेंशनली डिस्प्लेइंग द ट्राइकलर अपसाइड डाउन विद द सैफरन डाउन इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये पहली बार नहीं किया है इन्होंने, झंडे का तिरस्कार 2 साल पहले भी किया था, उसके तब भी कंप्लेंट्स हुई थी इनके खिलाफ। बार बार इन्होंने तो यहाँ तक कहा था, पीडीपी की अध्यक्षा जो माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही है, इन्होंने कहा था कि अगर आप 370 हटाएंगे तो वादी में कोई झंडा नहीं उठाएगा, तिरंगा नहीं उठाएगा। तो वादी में ना कोई तिरंगा उठाएगा तो आप क्या उल्टा उठा के उसका अपमान करेंगे? और देखो, ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि इनको पता था कि 4-5 अगस्त को पूरी दुनिया की नज़रें जो है कश्मीर पे रहेंगी। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल, डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म हैं सबकी नज़र इन पे थी और इन्होंने जानबूझ के उसको पकड़ा, अगर उल्टा पकड़ा। अगर ये सब इनको करना है तो ये भारतीय होने के काबिल नहीं है फिर। और मुझे लगता है हमने कंप्लेंट की है एज ए नेशनलिस्ट, एज ए देशभक्त होने के वजह से मैंने कंप्लेंट की है और मैं बहुत आहत हुआ हूँ इससे। और कोई भी राष्ट्रभक्त जो होगा वो आहत हुआ होगा। इस तिरंगे को सीधा रखने के लिए, ऊंचा रखने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 4 जंगें हो चुकी हैं हमारी, एक चाइना के साथ, 3-4 पाकिस्तान के साथ। तो अगर हमारे लोगों का लहू जिस तिरंगे को सीधा और ऊंचा रखने में लगा है तो ये तो उसका अपमान है। तो इस पे के लिए पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। अब तो कंप्लेंट है, मैंने लॉ की कॉपी भी दी है, फोटोज भी दिए हैं और मुझे लगता है इस पे रजिस्टर्ड की है आपकी कंप्लेंट? रजिस्टर्ड मैंने दी है, रिसीट ली है उन्होंने, रिसीट नंबर दिया है हमें। अगर वो नहीं करेंगे तो हम आगे का देखेंगे क्या करना है। बाकी पार्टियों को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल लेना चाहिए। देखो, भारत माता की जय बोलना, आप तिरंगा लेके बाहर निकलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी तिरंगे का कोई अपमान कर रहा है तो आपको आगे आना चाहिए।
ये पॉलिटिक्स का मसला ही नहीं है। कोई किसी भी पार्टी का बंदा अगर इसकी बेगुरमती करता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, तो सारी पार्टियों को, सारे देशभक्तों को इकट्ठे होकर आगे आना चाहिए। तो जिस तरह से उल्टा जो है तिरंगा झंडा पकड़ा महबूबा मुफ्ती ने 4 अगस्त को, वो जो वीडियोस है वो हर जगह जो है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनकी तरफ से अब कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर बीजेपी ने पीओजेके के अंदरूनी हालात को चिंताजनक बताया है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अंकुर शर्मा और विक्रम मल्होत्रा ने पीओजेके में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की निंदा की। उन्होंने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात पर चुप रहने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे पाकिस्तानी आर्मी की गोलाबारी लगातार जारी है। कई लोग अभी तक इस गोलाबारी में मारे जा चुके हैं, जख्मी हुए हैं और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पाकिस्तान की एट्रॉसिटीज़ लगातार बढ़ ही रही हैं। बीजेपी के 2 प्रवक्ता मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं, एडवोकेट अंकुर शर्मा और विक्रम मल्होत्रा। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सब कुछ हो रहा है, भारत सरकार को इस पर क्या एक्शन लेनी चाहिए, इस पर क्या आगे के डिप्लोमेटिक ऑप्शंस पे जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी की जो जेनोसाइडल एट्रिशंस है, जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो पीओजेके में लगातार निरंतर चल रहा है, उस पर सीरियस संज्ञान लेना चाहिए। आज इसी पृष्ठभूमि में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज़ की गई थी और ये निवेदन किया गया कि पाकिस्तानी स्टेट को डी-रिकॉग्नाइज किया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। पाकिस्तानी स्टेट को एक टेररिस्ट स्टेट भी घोषित किया जाए। पाकिस्तान जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पीओजेके में कर रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए जो भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, वो भी उठाए जाए। और साथ ही साथ एक उस दिशा की ओर भी हिंट किया गया आज बता के कि जिस तरीके से पाकिस्तान एज एन आइडिया 1971 में फेल हुआ विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में जो अलग होने की सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है, बलूचिस्तान में चल रही है, सिंध में चल रही है, समय अब दूर नहीं है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से ऑब्लिटरेट और इवेपोरेट हो जाएगा पाकिस्तान की इसी कुकृत्यों के चलते। और पीओजेके के संबंध में तो भारतीय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, उसे तो वापस हम लेंगे ही। मुझे लगता है कि बहुत समय करीब आ गया है कि पाकिस्तान एज एन आइडिया अभी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए, अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक उसकी डिस्ट्रक्शन पहुंच जाए वो, और पाकिस्तान एज अ स्टेट वो डिसमेंटल हो जाए। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिपोर्ट भी इस तरफ इशारा देती है कि जिस तरह से हालात जम्मू पीओजेके में तफ्तीशनाक हैं, जिस तरह से बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, उन पर एम्बार्गो लगाए जा रहे हैं, इंटरनेट का शटडाउन है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है इसका संज्ञान भारत की सरकार ने भी लिया है और भारत अपनी तरफ से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको अप्रोच भी कर रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो साइलेंस है वो भी बड़ा तफ्तीशनाक है, क्योंकि किस तरह से एक जो समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, अभी तक 300-400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है। और सबसे ज़्यादा इसमें मुझे लगता है जो तफ्तीशनाक कैरेक्टर और रोल रहा है वो कश्मीर के पॉलिटिशियंस का रहा है। जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पीसी है या बाकी जमात इस्लामी, आपने कहाँ देखा कि उन्होंने आवाज़ उठाई हो उन लोगों के हक़ में जिन लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, कोई प्रोटेस्ट, कोई कैंडल लाइट मार्च, इन सभी लोगों के दिल जो हैं वो पाकिस्तान में धड़कते हैं। से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ज़ाहिर तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि जो वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हैं पीओजेके में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं और सरकार जो है वो अपनी तरफ से काम कर रही है और जल्द ही एक बड़ा जो फैसला है पीओजेके पे लिया जा सकता है, ऐसा बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज संदीप वजीर ने पुंछ में 17 अगस्त से शुरू होने वाली श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर की जा रही सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी ने डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज शर्मा और डीएसपी तानिया गुप्ता के साथ श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर का दौरा किया, जहां श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों के भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहती है। इस अवसर पर मंदिर समिति की तरफ से डीआईजी को सम्मानित किया।
सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी अरनिया में नई अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से इलाके के हजारों लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। करीब 20 वर्षों से लंबित इस मांग के पूरा होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है और विधायक डॉक्टर राजीव भगत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुविधा सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी और अब मरीजों को आवश्यक जांच के लिए दूर दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम सब ने मिलकर आज इसकी जो उद्घाटन किया है, काफ़ी देर से डिमांड थी लोगों की, खासतौर मेरे बॉर्डर के लोगों को इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके लिए मैं सीएम साहब का और अपने मैडम डायरेक्टर साहब का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत जल्द इसको इनिशिएटिव लेके और आज इसकी जो हमने आज स्थापना स्टार्ट की है अल्ट्रासाउंड, और आने वाले समय में जो हमने कमिटमेंट की है लोगों से अपनी पीएचसी अरनिया को अपग्रेड करने की, उसकी सौगात भी हम बहुत जल्द बॉर्डर के लोगों को मिलेगी। आने वाले समय में और जो भी हमने कमिटमेंट की है हम उसमें कोशिश करेंगे, उसमें खरा उतरें। तो इसके लिए आज सबसे पहले मैं अरनिया के और बॉर्डर के लोगों को इसके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आज उनको काफ़ी देर से जब कोई भी पेशेंट आता था, प्रेग्नेंट वूमन आती थी या सर्जरी के पेशेंट आते थे, उनको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब उनको जहां अपने घर में ही उनकी जो रिक्वायरमेंट जो पूरी हो गई है। साउथ कश्मीर के बिजबिहाड़ा में हुए सड़क हादसे में घायल अमरनाथ यात्रियों का हाल जानने के लिए अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर और यात्रा अधिकारी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट आज जीएमसी अनंतनाग के एसोसिएटेड अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में 4 तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर डिप्टी कमिश्नर ने उनकी सेहत, इलाज और रिकवरी की जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार अनंतनाग, अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, अमरनाथ यात्रा 2026 के नोडल अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को निर्देश दिया कि सभी घायल श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बडगाम जिले के बीरवा में एंटी ड्रग कैंपेन के तहत एक मेगा पदयात्रा ऑर्गेनाइज की गई। ये मेगा पदयात्रा एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल एक्टिविस्ट मुजम्मिल महमूद की लीडरशिप में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट, टीचर्स और लोकल लोगों ने हिस्सा लिया। इस पदयात्रा में बच्चों ने ड्रग्स के बुरे असर को बताने वाले प्ले कार्ड लिए रखे थे, जिसने ड्रग्स के बुरे असर के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। जम्मू कश्मीर के 233 पदक विजेता खिलाड़ियों का SO12 के तहत चयन हुआ है। खिलाड़ियों ने 14 साल पुरानी मांग पूरी होने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताया है। खिलाड़ियों ने इसे जम्मू कश्मीर के खेल समुदाय के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने सरकार से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है, ताकि वर्षों की मेहनत और उपलब्धियों के बाद उन्हें रोजगार मिल सके। स्पोर्ट्स पर्सन जो जम्मू कश्मीर के हैं वो मौजूद हैं। ये वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनका SO12 के तहत जो है सिलेक्टेड हैं, जिनकी सिलेक्शन हुई है। इनसे बात करेंगे। आज आप सब इकट्ठे हुए हैं, आपकी सिलेक्शन भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कवरिंग ऑल ऑफ अस। सर, हम उमर गवर्नमेंट सरकार का और LG सरकार का तहे दिल से थैंक्स करते हैं कि 14 साल के बाद जो SO12 के तहत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो रिक्रूटमेंट थी वो रुकी हुई थी। आज 14 साल बाद 223 स्पोर्ट्स पर्सन्स के घर पे खुशी आई है और ये बहुत सेलिब्रेशन का वक्त है। आपके लिए कितना बदलाव, आपके लिए कितना ऐतिहासिक जो जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है, और आपको लगता है जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई उससे फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ सर। हमने काफ़ी सालों से मेहनत की है इस चीज़ के लिए और काफ़ी मेडल आए थे हमारे इसमें, और सारे ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अपनी जॉब का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई है हमारी। इनमें सब वो हैं जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेला है और जीता है? बिल्कुल सर, सारे मेडलिस्ट और इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हैं इनमें। बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। आप क्या कहेंगे, कितना आपके लिए एक तरह से खुशी का मौका है, क्योंकि स्पोर्ट्स पॉलिसी जब बनाई गई तो ये उम्मीद जगी थी कि अब स्पोर्ट्स पर्सन के साथ इंसाफ हुआ, इंसाफ हो पाया? बहुत बड़ा इंसाफ हुआ। 2014 के बाद जो भी फाइलें लगी हैं सारे प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, 223 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है।
जब ये सारे बच्चों को प्लेयर नाम क्लियर होगा तो हमारा नाम भी बाहर आएगा। कितना खुशी का मौका, क्योंकि आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आपने मेडल जीते हैं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। ये जो 12 इयर्स के बाद ये लिस्ट निकल रही है और इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द एथलीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि इतने सालों बाद ये एक अच्छी चीज़ हम स्पोर्ट्स पर्सन के बेनिफिट में आगे आई है और वी आर वेरी थैंकफुल।